नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, चेतन भारत लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। आइए आज हम बात करते हैं 10 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य जो समसामयिक घटनाक्रम हुआ और उसमें से भी वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे लिए सामाजिक मुद्दे हैं, यानी कि सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मुद्दे जो हमारे परिवार समाज के साथ साथ ही यानी कि व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ ही हमारी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे विषयों को लेकर मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं, तो पूरे एकाग्र मन के साथ जुड़ जाइए मेरे साथ। और आज सबसे पहले हम नज़र डालते हैं अपनी विषय सूची पे। विषय सूची में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस की। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस को हम इसलिए पढ़ने वाले हैं आज क्योंकि जो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, इसी अवसर पर भारत के एक प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश ने अपनी नई जनसंख्या नीति जो है उसका अनावरण किया है। पूरा मसौदा ड्राफ्ट तैयार करके विधेयक लेके आई है। तो क्या उसके परिणाम होंगे, किन किन चीज़ों को वो प्रभावित करने वाली है और उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से अपने राज्य में जनसंख्या को नियंत्रण करेगी, तो हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम विश्व की जनसंख्या और भारत में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक या सरकार की आगे की क्या रणनीतियां होंगी, इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जनजातीय समुदायों हेतु एक संयुक्त पत्र। ठीक है, ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की बात करें या जनजातीय मंत्रालयों की बात करें, तो इन सभी ने मिलकर एक संयुक्त पत्र जारी किया है कि जो जनजातीय समुदायों के लिए जो वन संसाधन हैं उनके उचित उपयोग और उनके दोहन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। साथ ही जो पुराना वन अधिकार अधिनियम 2006 था उसके सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए भी प्रयास किए गए हैं। इसके लिए 2-3 मंत्रालयों ने मिलकर एक संयुक्त पत्र जारी किया है, जिससे जो आदिवासी समुदाय है उसके जीवन के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, उसकी भूमि थी उसकी बात, और साथ में जो गौण वन उत्पाद होता है या लकड़ी वाला जो इमारती लकड़ी की बात करें या गैर इमारती लकड़ी की बात करें, तो उसके उपयोग के और दोहन के लिए प्रयास किए गए हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से और अच्छा किया जा सकता है जनजातीय समुदायों के लिए। साथ ही हम बात करेंगे हमारे तीसरे विषय की, भारत में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट निकल के आई है एक, और उस रिपोर्ट के आधार पर यह देखा गया कि भारत में जो तंत्रिका संबंधी विकार देखे गए हैं, यानी कि मस्तिष्क ज्वर की बात करें, हम सर दर्द की बात करें, अधिकांशतः चोट लगने से बात करें, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, तो अनेक इस प्रकार की जो बीमारियां हैं जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रखती हैं, तो उनके मामले में भारत में देखा गया है कि कहीं इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है और हर 3 में से एक व्यक्ति जो है वो सरदर्द की बीमारी से ग्रसित है। इसके अलावा सेरिब्रल पालिसी या अल्जाइमर्स की बात करें हम, या माइग्रेन की बात करें, मिर्गी की बात करें, तो ऐसी अनेक बीमारियाँ हैं जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती हैं। तो वो बीमारियाँ क्या हैं, रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, भारत में कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये हैं आज के हमारे प्रमुख विषय, जिसमें हम विश्व जनसंख्या दिवस और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति की चर्चा करेंगे, जनजातीय समूहों के लिए जो संयुक्त पत्र आया है उसकी बात करेंगे और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं हमारे विश्व जनसंख्या दिवस की। ठीक है, अब विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है भाई साहब? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है ये? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इससे चर्चा का विषय क्यों मनाया तो हर साल जाता है। इस वर्ष क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 और 30 के लिए जो अपनी नई जनसंख्या नीति है उसका अनावरण किया है। ठीक है, अब ये अनावरण उत्तर प्रदेश ने उस समय किया है जब नई जनसंख्या के आंकड़े आना है, यानी कि वर्ष 2021 में जो जनगणना के नए आंकड़े आने थे उसमें भी जनसंख्या की बढ़ोतरी देखने को मिलती। अगर हम वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो जनगणना थी, वो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है या जनसंख्या की हम बात करें तो 19 करोड़ के लगभग थी। 19 करोड़ 19 लाख और कुछ आंकड़े थे। अब वर्ष 2020 में एक अनुमानित आंकड़ा ये आया है कि लगभग 23 से 24 करोड़ जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की हो गई है। अगर वर्ष 2011 के आंकड़ों की ही बात करेंगे तो 16.5% थी भारत की जनसंख्या का परिप्रेक्ष्य में।
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को अन्य 2-3 देशों की जनसंख्या के साथ कंपेयर तुलना करें तो हम पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या है, जिसके आधार पर 2-3 देशों की जनसंख्या पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से बढ़ती हुई जनसंख्या की आबादी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई को एक नई जनसंख्या नीति जो है उसका अनावरण किया, जो 2021 से 2030 के मतलब एक दशकीय वर्ष में, मतलब 10 वर्षों के भीतर ही इस जनसंख्या नीति के जो प्रभाव होंगे, जो परिलक्षित होंगे इसके परिणाम, उनको देखने के लिए किया जाएगा। ठीक है, जब वर्ष 2011 में ये जनसंख्या दिवस मनाया गया तो इसकी थीम रखी गई राइट्स एंड चॉइसेस और द आंसर। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्रजनन दर की और जब मानव अधिकारों की बात करते हैं तो बच्चे पैदा करने का जो अधिकार है वो माता पिता को है। वो 1 बच्चा करते हैं, 2 बच्चा करते हैं या 3 बच्चा करते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो विश्व जनसंख्या दिवस की बात की गई थी कि अगर बेबी बस्ट हो या बेबी बूम हो, जो प्रजनन की दर है उसमें संतुलन बनाना होगा। उसके लिए परिवार जिम्मेदार होंगे और परिवार की भी ये भूमिका रहेगी कि वो इस आधार पर अपने परिवार की वृद्धि करें या बढ़ावें, जिससे जनसंख्या का जो संतुलन है वो बना रहे। तो इस प्रकार से थीम रखी गई। ये जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की बात की गई थी ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। ठीक है, हम जब इस तरह की कोई बात करते हैं कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहली बार मनाया गया था 11 जुलाई 1990 को। ठीक है, कब मनाया गया था? 11 जुलाई 1990 को। ठीक है, और किसके प्रयास से? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के संयुक्त प्रयासों से, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक उपक्रम है, ये उसके प्रयासों से पहली बार 11 जुलाई 1990 को जनसंख्या दिवस मनाने, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी और उसके बाद लगातार ये दिवस जो है मनाया जाता रहता है। तो इस दिवस के आधार पर ही उत्तर प्रदेश ने सोचा कि एक बहुत अच्छा दिवस है और इसी दिवस पे हम अपनी जनसंख्या जो नीति है उसका क्या करते हैं, अनावरण कर लेते हैं। जनसंख्या नीति हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था, महाराष्ट्र की जनसंख्या नीति की जब हमने बात की थी 2 चाइल्ड पॉलिसी वाली। इसके विगत सप्ताहों में हमने जब चाइना की 2 चाइल्ड पॉलिसी आई थी, यानी कि जब चीन ने अपने यहाँ 2 बच्चों की नीति में ढील देने की बात की थी, तब भी हमने जनसंख्या से संबंधित चीज़ें पढ़ी थी और उनका अच्छे तरीके से अवलोकन किया था। तो आपके दिमाग में वो बातें तो होंगी जो मैंने पिछली क्लास में भी आपसे चर्चा की थी। किंतु अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश ने ये जनसंख्या नीति क्यों बनाई, आखिरकार उत्तर प्रदेश को ऐसी आवश्यकता क्यों आई, तो भाई हम सभी जानते हैं कि जो जनसंख्या है उस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि देश के लिए हानिकारक होती है। तो उत्तर प्रदेश की नीति के जो 5 प्रमुख लक्ष्य हैं वो पहला तो यही है कि जनसंख्या का नियंत्रण करेंगे। ठीक है, मातृ मृत्यु दर और बीमारियों को समाप्त करना। ठीक है, इलाज योग्य शिशु मृत्यु दर को समाप्त करना, ये बात करी इन्होंने। युवाओं के बीच यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुविधाओं को बेहतर करना, बड़ों की देखभाल करना। ये 5 प्रमुख लक्ष्य हैं जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति में प्राथमिकता के तौर पर रखे गए हैं। ये 5 प्रमुख जो लक्ष्य हैं वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति में प्रमुखता से देखे गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत आवश्यक है। हम वही देख रहे हैं कि अगर हम वर्ष 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं तो लगभग 19.5 करोड़ के लगभग उत्तर प्रदेश की आबादी है। वर्ष 2021 के जब आंकड़े आएंगे, ठीक है, तो लगभग 24 करोड़ के लगभग जो है उत्तर प्रदेश की आबादी हो जाएगी। बढ़ती आबादी के लिए जो संसाधन हैं, हम बात करें शिक्षा संस्थानों की, हम बात करें स्वास्थ्य संस्थानों की, हम बात करें पोषण आहार की बात, या हम अन्य सुविधाओं की बात करें, जिसमें सबसे प्रमुख और जटिल है रोजगार। जितनी आबादी है उसके अनुपात में यदि रोजगार के अवसरों की बात करें तो नगण्य है। और जब इस तरह से और आबादी बढ़ती जाएगी तो रोजगार के जो अवसर हैं और कम होते जाएंगे। क्योंकि वही बात है कि अगर पोस्ट 100 आती हैं, 250 आती हैं, लेकिन जो फॉर्म भरने वालों की संख्या होती है वो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक होती है। 2-2, 300 पोस्ट जब निकलती हैं किसी शासकीय विभाग से तो पता चला फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 14 लाख है, 15 लाख है।
क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन अवसर सीमित है, इसलिए जनसंख्या को नियंत्रण करना है। तो जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा? या तो आप अपनी योजनाओं में ऐसे प्रोग्राम बनाइए, कार्यक्रम लेके आइए जिससे व्यक्ति हम दो हमारे दो की राह पे चले, ठीक है, या फिर ऐसे दंड के विधान बनाइए कि 2 से अधिक जो बच्चे हैं उनको पैदा करने पर आपको सजा मिले। तो उत्तर प्रदेश ने कुछ हद तक इसी प्रकार की बातें की हैं। उसने कहा कि हम रोजगार के जब अवसर होंगे तो पदोन्नति की बात करेंगे, जिनके यहाँ पे 2 संतान होंगी, जो 2 संतान के बाद नसबंदी करा लेंगे उन्हें उनका वेतन वृद्धि हो जाएगी, उनको शासकीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा, उनके बच्चे की जो चिकित्सा की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, बीमा की बात है, तो इन सभी में सरकार लाभ देगी उनको और प्राथमिकता के आधार पर लाभ देगी। एक बच्चे पर ही कोई नसबंदी करा देता है तो उसको 20 वर्षों तक उसकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उसके बीमा की कोई चिंता अभिभावक को नहीं करनी, सब सरकार करके दे देगी। तो इसका सीधा सा आशय है कि लालच दिया जा रहा है और लालच के साथ दंड भी लगाया जाएगा, है ना। यदि किसी के बच्चे 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे शासकीय नौकरी नहीं मिलेगी, उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, और भी अन्य जो सुविधाएं होती हैं शासन सरकार के द्वारा प्रदत्त उनमें उसे छूट नहीं मिलेगी। तो लोगों के अंदर डर बैठेगा और डर बैठेगा, ठीक है। हालांकि कानून तो अपनी जगह होते हैं, लोग डर से, जुर्माने से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब तक जो उनकी जागरूकता है, जब तक वो अपने खुद की नैतिक शिक्षा के आधार पर इस फैसले को नहीं अपनाएंगे, तब तक जनसंख्या नीति का जो क्रियान्वयन है, उसका जो प्रभावीकरण है लागू होने पर, वो अधूरा होगा। तो सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए वही दंड की विधान भी बात की और प्रोत्साहन की बात की है मातृ मृत्यु दर और बीमारियों को समाप्त करने के लिए। मातृ मृत्यु दर से आशा ये है कि जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण या उनका जो प्रसव है वो घर पे ही हो जाता है, ठीक है, प्रशिक्षित नर्स या दाया के द्वारा नहीं कराया जाता, तो मातृ मृत्यु दर भी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसी बीमारियों को समाप्त करना जिसके कारण माता की जो मृत्यु दर है वो अत्यधिक ना हो, तो इसे रोकने के लिए काम किया जाएगा। इसमें इलाज युक्त शिशु मृत्यु दर को भी समाप्त करना है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पता चला कि एक बच्चा 1 साल का होने से पहले ही मर जा रहा है, क्योंकि इसके बीच या तो हो सकता है उसकी माता की मृत्यु हो गई तो उसे जो पोषण की बात थी वो नहीं मिली, या अन्य कोई बीमारियों ने उसे घेर लिया इस समय 0 से 1 साल के बीच में, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार की जो मृत्यु दर है उसे भी कम करने की बात और समाप्त करने की बात इस जनसंख्या नीति में कही गई है, ठीक है। यौन प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करने की उत्तर प्रदेश सरकार एक बृहद स्तर पे क्या करेगी कि जो एनजीओस वगैरह हैं इन सबको मिलाकर, ठीक है, विभिन्न सामाजिक संगठनों को मिलाकर, सरकार के विभिन्न विभागों को मिलाकर जन जागरूकता फैलाएगी और यौन और प्रजनन संबंधी जो जानकारी है वो प्रत्येक स्तर पर पहुंचाएगी। इससे क्या होगा कि जो युवा आबादी है असंक्रमित तरीके से यौन उपचार नहीं मिलता उनको, या हम बात करें कि जो युवा आबादी है वो गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग नहीं करती, ठीक है, सुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाती, तो उसके आधार पर भी अन्य बीमारियां घेर लेती हैं, ठीक है। और गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग ना करने के बाद गरीबी आबादी की बात करें या जो स्लम बस्तियां होती हैं, ठीक है, यहाँ पर आबादी अत्यधिक बढ़ती जाती है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो अपने पुत्र को ही संपत्ति मानता है, संतानों को अपनी संपत्ति मानता है। जितनी ज़्यादा संतान होंगी उतने कमाने वाले हाथ उसके पास होंगे, ठीक है। और बड़े आदमी ये सोचते हैं कि जितनी कम संतान होगी प्रॉपर्टी पे जो उसका संपत्ति है उसका एकाधिकरण बना रहेगा, उसका विकेंद्रीकरण नहीं होगा, वो बटेगी नहीं 4-5 बच्चों में। और गरीब आबादी के लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा संतान होगी उतने ज़्यादा कमाने वाले हाथ हमारे यहाँ होंगे। अगर मजदूरी 200 रुपये चल रही है, 5 लोग होंगे तो 1000 रुपये घर में आएगा। इस तरह से उनका सोचना होता है, अधिकांश आबादी का इसी तरह सोचना होता है। तो अगर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अच्छे से दी जाएगी तो कुछ हद तक इस जनसंख्या को नियंत्रण करने में जनसंख्या को नियंत्रण करने में लाभ होगा, ठीक है। बड़ों की देखभाल करना, जब जनसंख्या बढ़ती जाती है और एक प्रकार से जनसंख्या नियंत्रित करी जाती है कि आगे जनसंख्या ना बढ़े, तो जो इसकी बड़ी आबादी होती है यानी कि आश्रित आबादी होती है वृद्धों की, तो वृद्ध आबादी बढ़ती जाती है।
कुछ दिवस पहले हमने इस पे भी चर्चा की थी, जो एक रिपोर्ट आई थी सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार के द्वारा स्टार्टअप के माध्यम से एक पोर्टल बनाया जा रहा था। तो वृद्धों की बात की गई थी। वृद्ध आबादी भी बढ़ती जा रही धीरे धीरे हमारे देश में, तो वृद्धों की देखभाल करना भी इस जनसंख्या नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है। कितने प्रतिशत के आधार पर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए ये नीति लाई गई और बीमारियां, मातृ मृत्यु दर और बच्चों की जो मृत्यु दर है उसको रोकथाम करने के लिए ये नीति लाई गई। ठीक है, इस नीति को लाया कैसे गया, तो वही विधेयक तैयार किया गया, नियंत्रण विधेयक भी तैयार कर लिया गया। ठीक है, अब ये सदन में जाएगा, सदन में जाने होने के बाद लागू हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 बच्चों के नियम को लागू किया गया। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, यानी कि जिनके 2 बच्चे होंगे ना, उनको सरकारी नौकरियों की बात करें, ठीक है, सरकारी नौकरियों की बात करें, 2 से अधिक बच्चे वाले को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, और 2 बच्चे वाले को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में उसके प्रमोशन की बात है, ठीक है, पदोन्नति की बात है, वेतन वृद्धि की बात है और अन्य सुविधाएं भी उसको प्रदान की जाएंगी। ठीक है, अब जो मसौदा है जनसंख्या नियंत्रण नीति का, ठीक है, उसके उल्लंघन करने पर भी दंड दिया जाएगा। दंड क्या दिया जाएगा भाई, जो स्थानीय या नगरीय निकाय चुनाव होंगे उनके लड़ने पर रोक होगी। जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं ना उत्तर प्रदेश में, अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, अब नेताओं को भी हम 2 हमारे 2 का नारा बोलना पड़ेगा, जो चाहे जो जितना युवा वर्ग से लेके वृद्ध तक नेता हैं, ठीक है, तो उनके अंदर यही भावना आएगी कि अगर हम 2 हमारे 2 रहेंगे तभी हम चुनाव लड़ पाएंगे। तो कोई सरपंच का प्रत्याशी है, कोई पार्षद का है, कोई विधायक का है, कोई सांसद का है। ठीक है, तो एक धीरे धीरे करके फिर ये लंबे स्तर तक पर चलती जाएगी। लेकिन अभी स्थानीय निकायों की बात की गई, यानी कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव लड़ने के लिए हम 2 हमारे 2 वाली नीति अपनानी पड़ेगी। ठीक है, साथ में नौकरी के लिए दंड की बात की गई, पदोन्नति, सब्सिडी जो आदि हैं उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात और है कि यदि दिव्यांग हैं, जो 2 संतानें थी उसकी और दोनों निःशक्त निकली, दिव्यांग निकली, तो फिर उसे तीसरा बच्चा जो है उसे करने की छूट रहेगी। और जब तीसरा बच्चा हो जाता है तो उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं होगी, उसके ऊपर जो प्रतिबंध है वो नहीं लगाए जाएंगे। इस प्रकार की इस नीति में बात की गई है। ठीक है, तो भाई आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने अपनी जो नीति है उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वो प्रजनन जो दर है, जो कुल प्रजनन दर है, उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास कर रही, जो कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो 2.7 है। उत्तर प्रदेश की जो प्रजनन दर है, कुल प्रजनन दर, वो 2.7 है। यानी कि जो 10 लोग हैं, मतलब 10 कपल हैं, 10 जोड़े हैं, 10 युगल, तो इनको कितने 27 बच्चे हो रहे हैं 2.7 के आधार पे देखा जाए तो। ठीक है, और ये जो क्या है, इसको कितना रखा गया है, 2.1 रखा गया, जो कि जो प्रजनन दर को प्रतिस्थापित करने की बात है। यानी कि 10 जोड़े पर 21 बच्चों की बात की गई थी 2.1 की। तो ये तो रखा गया, ये एक मानक है, स्टैंडर्ड है, इसको रखना है हमको, है ना, 1 बच्चा अतिरिक्त रखना है हमें। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में कितना चल रहा है, 2.7, मतलब 27 बच्चे हो रहे हैं 10 जोड़े पर, 7 बच्चे अतिरिक्त हैं, 10 के 20 होने चाहिए थे। ठीक है, कितने हैं, 27 हैं। तो इसको रोकने की बात की गई है कि 2026 तक 2.1 लाना है, और 2030, जो कि 2021 से 2030 तक जनगणना की बात है, तो वहां कितना 1.7 के आंकड़े पर लाना है प्रजनन दर को, कुल प्रजनन दर को उत्तर प्रदेश की। तो इससे भी जनसंख्या नियंत्रण होगा। ठीक है, इसके अलावा बात की गई है कि जो आधुनिक गर्भनिरोधक साधनों की बात की गई है उसका जो प्रतिशत है उसे भी बढ़ाना है। अभी देखा गया है कि 31.7% लोग ही है जो है गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको लेके जाना है 45% तक 2026 तक। 2 लक्ष्य रखे गए, एक 2026 तक कितना करेंगे, 45% तक, और वर्ष 2030 तक हम इसे लेके जाएंगे 52% आबादी तक। ठीक है, तो ये 2 लक्ष्यों में, मतलब 2 चरणों की अगर हम बात करें तो 2 चरणों में ये लक्ष्यों को बढ़ाया गया। पहला चरण 2026 तक, तो अभी जो 31.7% चल रहा है उससे 45% तक करेंगे। ठीक है, और 2030 में इसको 52% तक ले जाने की बात की गई है इसमें। ठीक है, वही हम देखें कि मेल मेथड, जो पुरुषों के नसबंदी वाले मामले हैं, क्योंकि देखो अभी उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें,
महिला और पुरुष दोनों में अगर गर्भनिरोधक साधनों की बात करें कि नसबंदी की बात करें हम, तो पुरुष नसबंदी के तुलना में महिला नसबंदी ज़्यादा कराई जाती है। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि नहीं भैया, हम जो महिला हैं उनकी जगह पे पुरुष नसबंदी को ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम 10.8% से 15.1% तक ले जाएंगे 2026 तक। जो पुरुषों का नसबंदी का आंकड़ा है वो 10% के लगभग है, तो उसे हम 15.1% तक ले जाएंगे बस 2026 तक, ठीक है। इसके आधार पे हमें मातृ मृत्यु दर को घटाना है, ठीक है। जो मातृ मृत्यु दर का जो अनुपात चल रहा है, प्रतिशत चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत चिंताजनक है। तो हमें उसे भी कम करना है। 1 लाख महिलाओं की अगर हम बात करें तो ये कितना 19% के लगभग जाता है, मतलब 150 जाता है, ठीक है। तो इसे 150 तक लाने की बात की गई है कि हम 150 जो है, मतलब 150 जो महिला हैं उनकी वहां तक लेके आएंगे। और वर्ष 2030 तक 98 मतलब 98 तक लाना है इसे। और वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश में बात करें तो 197 जो हैं, 1 लाख महिलाओं में 197 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो ये आंकड़ा था। 2026 तक 150 करना है, इसको 150 पे लाना, और 2030 तक इस आंकड़े को लाके 98 पे रोक देना, और उसके बाद भी हम धीरे धीरे इसको कम करेंगे, ठीक है। वहीं हम बात करें शिशु मृत्यु दर की, ठीक है। शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो इसे भी कम करना, यानी कि 1000 जीवित बच्चों पर, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो कितना है, 43 है, ठीक है। तो 43 के स्तर को कम करेंगे हम 32 तक लेके आएंगे, कब, 2026 तक। यानी कि वर्ष 2026 तक हमें इसको कितना कम करना है, इसे हम करना है 32 तक। और वर्ष 2030 तक हम इसे कितने पे लेके आ जाएंगे, 22 पे लेके आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि भाई देखो, मातृ मृत्यु दर के आंकड़ों को भी कम करना है, ठीक है। 197 से 150 पे लेके आना है। तो वहीं बच्चों का जो शिशु की जो मृत्यु दर है उसे भी हमें कम करना है, 43 से 32 पे लाना 2026 तक, और 2030 तक हम उसे 22 पे ले आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या नीति है वो काम करने वाली है, ठीक है। तो समझ में आया होगा। वृद्धों की देखभाल भी बढ़ाएंगे, और जो लोग भाई इस नीति का उल्लंघन करेंगे या जो इस तरह के नियमों को तोड़ेंगे तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अगर राशन कार्ड में 4 से 5वां आदमी हुआ तो राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा, ठीक है। राशन कार्ड में केवल 4 लोगों के ही नाम होंगे। इसके अलावा पानी की बात करें, हम प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, तो ये सब भी जो है उनके बढ़ा दिए जाएंगे, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी उन्हें, ठीक है। तो इस प्रकार की बात की, निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों तक या शहरी कस्बों तक ये बात अच्छे तरीके से लागू होगी कि जो लोग नेतागिरी करते हैं, ठीक है, जो राजनीति में आना चाहते हैं, वो भी इस नीति का पालन करेंगे, और सरकारी नौकरियों में मिलने वाले जो लाभ हैं वो उन्हें नहीं मिलेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकार के प्रोत्साहन और दंड की बात भी इस अपनी नीति में की है। अगर हम बात करें कि जनसंख्या का जो मामला है वो तो पूरे विश्व स्तर के लिए एक चिंताजनक मामला है। जिस तरह से सरकार काम कर रही है या लोग जो हैं सरकार की नीतियों का अनुसरण नहीं करते हैं, तो ये धीरे धीरे विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जनसंख्या बम है जो कभी भी विस्फोट कर जाता है, ठीक है। इसके कारण होता क्या है? इसके कारण ये होता है कि जो रोजगार के अवसर हैं वो कम होते जाते हैं, क्योंकि अवसर तो वही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। खाने की बात करें, हम पोषण तत्वों की बात करें, पोषण आहार की बात करें, तो वो भी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें कि किसी एक स्थान पर, ये अगर हमारा कोई शहर है, ठीक है, इस शहर में 1000 लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था है अकेले, ठीक है, पानी की व्यवस्था है सुचारू रूप से, अच्छे रूप से। अब धीरे धीरे यहाँ की आबादी 10,000 हो गई है, तो क्या होगा भाई? आबादी बढ़ गई है तो रोजगार के अवसर तो कम हो ही गए हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम हो गई हैं, खाने की व्यवस्था है वो भी, पहले एक आदमी 4 रोटी खा लेता था, अब जनसंख्या बढ़ गई तो एक आदमी को 1 रोटी नहीं मिल रही। तो इस तरह की बातें हैं। तो इससे क्या होगा, एक पूरा सामाजिक जो ताना बाना है वो बिखरता जाएगा। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, ठीक है, विश्व जनसंख्या के विषय में यदि हम बात करें तो वर्तमान में लगभग 7.7 बिलियन आबादी है विश्व की, ठीक है। और इसके वर्ष 2030 तक में हम 10 साल की अगर बात करें, 2030 तक 8.5 मिलियन हो जाने के अनुमान है, मतलब 8.5 बिलियन। 2050 में ये 9.7 बिलियन हो जाएगी,
और वर्ष 2100 आते आते ये 10.9 बिलियन तक बढ़ जाएगी। अब इतनी बड़ी आबादी पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, ठीक है। चिंता का विषय क्यों? क्योंकि ये आर्थिक विकास को प्रभावित करेगी, ये सामाजिक विकास को प्रभावित करेगी, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को प्रभावित करेगी। तो इस तरह का जो जनसंख्या का जो रुझान है, ये मुद्दा है, वो बहुत चिंताजनक है। वृद्धि के कारणों की बात करें, जनसंख्या वृद्धि हो क्यों रही है? तो भाई बड़े पैमाने पर प्रजनन दर की जो आयु तक जीवित रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी बढ़ती जो संख्या है वही इस वृद्धि का कारण है। पहले क्या होता था कि बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, तो बहुत कम समय में लोग मर जाते थे। अब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो गई तो दोनों चीज़ें होगी। एक तो अगर हम इसको जीरो लें और यहाँ पे वृद्धों की आयु को समझें और यहाँ पर मातृ मृत्यु दर की बात करें, ठीक है। अब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो गई हैं, ठीक है, तो जो लोग थे, जो वृद्ध आयु के लोग थे, वो अधिक समय तक जीवित हो रहे हैं। क्योंकि अगर किसी के घर में कोई वृद्ध व्यक्ति को कैंसर हो जाए या वो कोमा में चला जाए या अन्य कोई जानलेवा बीमारी हो जाए, तो लोग उसके इलाज में तब तक पैसा खर्च करते हैं, उसको बचाने का प्रयास करते हैं, तब तक कि वो समाप्त नहीं हो जाता, उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। डॉक्टर खुद ही ना कह दे कि अब घर ले जाओ उसकी, ठीक है। मतलब कहते हैं वेंटिलेटर पे भी 1-1, 2-2, 3-3 महीने रख लेते हैं लोग अपने पेशेंट को, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका परिवार जो जन है वो स्वस्थ होकर बेहतर आ जाए, ठीक है। तो अब इस तरह से एक वृद्ध आबादी जो है उसको बचाया जाने लगा, तो वो आबादी बढ़ रही है। वहीं जो मातृ मृत्यु दर थी और शिशु मृत्यु दर थी, उसमें भी कमी आने लगी, गिरावट देखी गई है, ठीक है। भारत की बात करें तो जहाँ 2.2 पे आके रुक गए हम, ठीक है, 2.7 से धीरे धीरे 2.2 पे आ गए, ठीक है। अब 2.1 करना है हमको। तो ये भी एक आंकड़ा है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी देखी गई है। तो यहां से भी आबादी बढ़ रही है, माताओं की मृत्यु नहीं हो रही, बच्चों की मृत्यु नहीं हो रही, तो वो आबादी भी बढ़ रही है। इस तरह से अगर आबादी बढ़ती रही, और वो तो बढ़ रही है, तो तीव्र ही बढ़ रही है, और धीरे धीरे संसाधनों में क्या देखी जा रही है? कमी जा रही है, ठीक है। प्रजनन दर में जो बड़े बदलाव हैं वो शहरीकरण में वृद्धि भी ला रहे हैं। रोजगार के अवसर जब ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होते तो लोग जो हैं वो शहरों की ओर पलायन करते हैं, प्रवासन करते हैं, ठीक है। और शहरों में रहेंगे तो शहरों में बड़े मकान तो रह नहीं सकते, क्योंकि रोजगार की तलाश, तो छोटे छोटे एरिया में छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां बना के रहना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है वो ना के बराबर है, तो गंदगी हो गई। अब छोटे छोटे घरों में वहीं 10-12 लोग रहते हैं, तो धीरे धीरे बीमारियों का जो एक जटिलता की क्रम है वो बनता जाता है। पानी स्वच्छ नहीं मिलता उनको। तो इस तरह से जो आबादी है अगर बढ़ती रही और शहरीकरण में तीव्र वृद्धि होती रही, तो शहर के संसाधन भी समाप्त। तो ये जो जनसंख्या है वो किसी दिन जो है विस्फोट होगी और एक बहुत बड़ा तरीके से देश को, विदेश को और राज्यों को बहुत बड़े तरीके पर प्रभावित करेगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, तो हमने चर्चा कर ली है। सबसे पहले तो ये आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या क्या करती है? आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, रोजगार को प्रभावित करती है। अगर कोई राज्य का उदाहरण ले लें, एक राज्य में पता चला 15,000 कांस्टेबल की जरूरत है और पता चला पूरा 50,000 कांस्टेबल की पूरे प्रदेश में जरूरत है। नई भर्ती आई 10,000 की, 3,000 की, 4,000 की, लेकिन जनसंख्या राज्य की पता चला 10 करोड़ हो गई, 15 करोड़ हो गई। और जो आयु है, जो 18 वर्ष से जो उम्र होती है एक 30 वर्ष तक की, इसके बीच में ही अधिकांश आबादी होती है, लाखों में 50 लाख। तो पता चला 3,000 परीक्षा, 3,000 रोजगार के अवसरों पे 50 लाख व्यक्ति फॉर्म भर रहे हैं। तो किसको रोजगार मिलेगा? हाँ, जब कुशलता की बात आती, कौशल और सुव्यवस्थित शिक्षित युवाओं की बात आती, तो वो भी ना के बराबर है। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के काम नहीं आते उनको, डिवाइस पहचानना नहीं आते, बस कॉलेजों में गए, फीस भरते रहे और पढ़ के इंजीनियर बन गए नाम के लिए। बहुत सारे लोगों ने बीएससी कर ली है, बीकॉम कर लिया, लेकिन कुछ नहीं आता उनको। मतलब स्किल, कुशलता की जो कौशल है उनका वो कम है। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की बात करें या जो रेगुलर पाठ्यक्रम है, उनमें जो शिक्षा का स्तर है, वो मानक है, वो धीरे धीरे बहुत गिरावट की ओर जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आय के वितरण में समस्या, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करता है,
ठीक है, वो तो है ही। अगर आबादी बढ़ती जाएगी तो जो गरीब आबादी है वो गरीब आबादी बनी रहेगी। ठीक है, और स्वास्थ्य देखभाल की हम बात करें, शिक्षा के अवसरों की बात करें, आवास बड़ी समस्या, रहने की व्यवस्था। ठीक है, अब शहरों में तो ज़मीन ही नहीं बची है, तो खेती करने वाली जो ज़मीन है वहाँ तक कॉलोनियाँ बन रही हैं। अब सोचो कि अगर ये शहर है और इसमें इतना ही जगह थी रहने के लिए और यहाँ पर कोई फैक्ट्री खुलने से गांव की आबादी भी आ गई, तो कहीं ना कहीं एक जो ऐसा कस्बा बनेगा जो गंदगी से भरपूर होगा। कितना ही प्रयास कर ले स्वच्छता, सफाई और स्वच्छ पानी के लिए, ये होगा। अब धीरे से क्या करेगा जो शहर है वो अपने अड़ोस पड़ोस की जो ज़मीन है उसको अधिकृत करते हुए वहाँ पर भी आवास की व्यवस्था बनाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो खेती योग्य ज़मीन थी वो चली गई भाई। जब खेती योग्य ज़मीन चली गई तो वहाँ से जो फसल के माध्यम से अनाज आना था, जो इनके पोषण की व्यवस्था करता, जो इनके आहार की व्यवस्था करता, उसमें भी तो कमी हो गई। और जब ये कमी होगी तो जो पहले यहाँ गेहूं मान के चलो 20 रुपए किलो मिल रहा था, अब यहाँ हो ही नहीं रहा, गेहूं की फसल में ही कमी हो गई, तो ये जो गेहूं है लेने वाले अधिक लोग हैं तो इसमें अंतर आ जाएगा और यही 50 रुपए किलो मिलना शुरू हो जाएगा। महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ेगी तो जो 100 रुपये दिन में कमा रहा वो तो ले ही नहीं पाएगा, तो कम खाएगा तो वही गरीबी कुपोषण का शिकार होगा, और गरीबी कुपोषण का शिकार होगा तो उसकी जो कार्य क्षमता है वो भी कम होगी, और जब कार्य क्षमता उस व्यक्ति की कम हो जाएगी तो वो जब काम करने जाएगा तो जब जहाँ 12 घंटे 24 घंटे काम कर रहा था वहाँ 4 घंटे 5 घंटे काम कर पाएगा, और उसको जो मिलने वाली आय है वो भी कम हो जाएगी। तो पूरी एक श्रृंखला है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित चलने वाली चीज़ें हैं जो पूरी तरह से इस प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या प्रभावित होते हैं क्षेत्र अगर जनसंख्या वृद्धि धीरे बढ़ती रहती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, ठीक है, तो भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या की जो आबादी है वो चिंता का जनक क्यों है? क्योंकि एक बृहद आकार की जनसंख्या आबादी जो है भारत में देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की तो वही है, पूरी दुनिया का लगभग 2% भूभाग रखते हैं, लेकिन जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 16% जनसंख्या है विश्व की, केवल 2% भूभाग पर। तो चिंता का विषय है ये। और ये जो तीव्र विकास है जनसंख्या की बढ़ती दर का, वो क्यों है? क्योंकि वही है कि जो हमारे यहाँ प्रजनन दर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कुल प्रजनन दर की, ठीक है, तो हालांकि उसमें गिरावट तो देख रहे हैं हम, लेकिन अभी भी वो गिरावट वैसी नहीं है जो हम चाहते हैं। यानी कि हमारी जो प्रतिस्थापन की जो दर है वो 2.1 है, किंतु अभी जनसंख्या वृद्धि हो रही है 2.2 से। और ये प्रजनन दर किसमें? वही कि जो 18 या 19 वर्ष की आयु से जो 49 वर्ष तक की आयु तक जो महिलाएं प्रजनन करने में सक्षम होती हैं, उन्हीं के बीच इन आंकड़ों को निकालते हैं कि इसके बीच में कितने जो कपल हैं वो कितने बच्चों को जन्म दे रहे हैं उस आधार पर। ठीक है, तो वही होता है। तो ये तीव्र विकास, जनसंख्या का बढ़ता हुआ और बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय है। ठीक है, शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि एक दूसरे पर आश्रित है। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी, शिक्षा का स्तर कम होगा तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जाएगी, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होती जाएगी। कैसे होती जाएगी? कि भाई अगर जनसंख्या विस्फोट में गरीबी और अशिक्षा जो है उसके व्यापक योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, जितने आंकड़ों की हम बात करें अभी वर्तमान की तो 77.7% साक्षरता देश में। अभी हम जब यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में अगर बात करें हम तो 57 के लगभग महिला साक्षर हैं। ठीक है, अब महिलाओं का साक्षर कम होना ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के लिए हानिकारक होता है। कम पढ़ी लिखी महिलाएं बच्चे ज़्यादा पैदा करती हैं, उनको गर्भ निरोधक साधनों की जानकारी नहीं होती है, और होती है तो जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनके आधार पर, प्रथाओं के आधार पर वो उन सब चीज़ों को मानती नहीं है। ठीक है, कम उम्र में शादी हो जाती है तो कम उम्र से अधिक उम्र तक माता बनने के चांसेस होते हैं उनके। ठीक है, और वो कम उम्र में शादी भी शिक्षा के कारण, अशिक्षा के कारण, शिक्षा का अभाव था इसलिए उनकी शादी हो गई, पढ़ लिख नहीं पाए तो जल्दी से जल्दी। और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को संपत्ति के रूप में माना जाता है। मैंने यही तो चर्चा की थी। अगर आप शिक्षित होगे तो आप नहीं चाहोगे कि अधिक बच्चे हों, उनके पालने पोषण शिक्षा पे पैसा ज़्यादा खर्च हो। और गरीब लोग तो यही सोचते हैं जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना हमारा फ़ायदा होगा, उतने कमाने वाले हाथ हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा के स्तर का सीधा प्रभाव प्रजनन क्षमता पर पड़ता है।
हम चर्चा कर चुके हैं। कम शिक्षित महिला होगी, उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। उसके बाद वो जितने संसाधन है, गर्भनिरोधक संसाधन, तो उनका उसको उतना जानकारी नहीं रहती। इसके आधार पर प्रजनन दर उसकी बढ़ी रहती है ना। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक बच्चे ही पैदा करते रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सीधा असर है। बेरोजगारी, ठीक है, भारत में जो उच्च युवा आयु की बेरोजगारी है, ठीक है, भारत में जो बढ़ती युवा बेरोजगारी है, उसका कारण है जनसांख्यिकी लाभांश जो है भारत में, उसका फायदा नहीं ले पा रहे हम। यानी कि हमारे यहाँ ये मान के चलना आप कि हमारे देश में प्रति वर्ष 50 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं, लेकिन एक आंकड़ा कहता है कि इन 50 लाख इंजीनियर्स में से केवल 1 लाख इंजीनियर्स ही विधिवत रूप से इंजीनियर बन पाए। बाकी के जो 40 लाख 99 के लगभग लोग हैं वो फालतू में ही इंजीनियर बन गए, है ना। ऐसा नहीं कि सभी, क्योंकि जो कुशलता है, जो स्किल डेवलपमेंट था उनका, वो उतने स्तर पर नहीं होगा। उन्होंने मात्र डिग्री लेने के लिए इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो अब ऐसी जो जनसंख्या का लाभांश है वो मिल ही नहीं रहा, तो वो हमारे यहाँ आपदा में बढ़ गया। आपदा में ऐसे बढ़ गया कि मान के चलो एक घर में पिताजी काम करते थे, 2 बच्चों को इंजीनियरिंग करा दी, दोनों पढ़ लिख गए, लेकिन अब उनको नौकरी मिल रही 5,000 6,000 की, तो वो कर नहीं रहे। उनको लग रहा भाई साहब हम तो इज्जतदार इंजीनियर है, 5,000 रुपये में कहाँ काम करेंगे। तो पिताजी अकेला काम कर रहे हैं और ये दोनों इनके ऊपर आश्रित हो गए। और ये जो आबादी थी, जो हमारा जनसांख्यिकी लाभांश था, वो आपदा में परिवर्तित हो गया, ठीक है। उसका कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा, उसका काम हमें कोई देखने को नहीं मिल रहा, वो पूरी की पूरी तरह से आश्रित हो गया। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकारों को बहुत काम करना है। सरकारों के साथ हमें भी काम करना है। हमें अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने परिवारजनों में, रिश्तेदारों में इस तरह की जो जानकारियां हैं प्रेषित करनी है, जिससे जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए, ठीक है। हम दो, हमारे दो, या कुछ बहुत सारे परिवार तो अभी देखा है जो संयुक्त परिवारों से एकल परिवार जो शहर की ओर जा रहे हैं पढ़े लिखे, वो केवल एक बच्चे की नीति पर भी काम कर रहे हैं। और इसमें से भी अगर उनको लड़का होगा या लड़का पहला बच्चा हो गया तो फिर दूसरे की तो आवश्यकता ही नहीं होती। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लड़का अच्छा है। कुछ परिवार जने लड़का को ही, पुत्र को ही संपत्ति मानते हैं अपनी, ठीक है, लड़कियों की अपेक्षा में। हालांकि भारत में धीरे धीरे लिंगानुपात बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब बच्चियों की आबादी जो है वो भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वही है कि एक बच्चे की नीति पर भी बहुत सारे परिवार काम कर रहे हैं। और सरकारों को भी यही करना चाहिए कि सबसे अधिक परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है, ठीक है, उनको बहुत बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर लोगों के बीच ले जाना होगा, जानकारियों के माध्यम से, नौटंकी नाटक के माध्यम से, ठीक है, और अन्य जो जागरूकता अभियान होते हैं रेडियो पे, टेलीविजन पे, इसके आधार पर। और हर राज्य सरकार को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा और फिर धीरे धीरे आबादी को भी इसमें जनभागीदारी के शामिल कर लिया जाएगा, तो परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकेगा, ठीक है। समाज और देश के अधिकतम आर्थिक लाभ के लिए जनसंख्या वृद्धि का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर अच्छी तरह से शोध योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन करने की जरूरत है, ठीक है। हम बढ़ती हुई आबादी को किस प्रकार से काम में लें, या नौकरी पाने से ज्यादा नौकरी देने वाले लोगों को कैसे तैयार किया जाए, ठीक है। हमने अगर कोई व्यक्ति को हम नौकरी नहीं दे पाए तो उसे ऐसे साधन प्रदान कर दो जिससे वो अन्य लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सके। मतलब किसी को लोन दे दे सरकार, ठीक है। हालांकि सरकार की कई योजनाएं हैं जिसमें इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं। स्टार्टअप हो गया, स्टैंड अप हो गया, मुद्रा लोन हो गया, अन्य स्वरोजगार योजना के तहत लोन बढ़ रहे हैं, जिससे कोई व्यक्ति ले पैसा, गारंटी सरकार देती है, फिर वो रोजगार पर उपलब्ध कराने वाली कोई छोटी सी कार्य योजना पे काम करे और फिर उसके नीचे 10 15 20 लोगों को रोजगार मिल जाए, उससे अनेक परिवारों का पलना पोसना शुरू हो जाए। लेकिन एक जनसंख्या की वृद्धि को कैसे रोका जाए, या वृद्धि हो गई तो उसका समुचित उपयोग कैसे किया जाए, इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। इस पर बहुत अधिक पैसा खर्च करके अनुसंधान करने की जरूरत है, जिससे हम उसका बेहतर उपयोग कर पाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए गरीबी, लैंगिक समानता, आर्थिक विकास से संबंधित जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ये काम हमें करना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अपनी नीति बनाई है, उसकी चर्चा, साथ ही उसमें विश्व की चर्चा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारे आज के दूसरे विषय की, यानी कि जनजातीय समुदायों के लिए जो संयुक्त पत्र जारी किया गया है इसके लिए। ऐसा संयुक्त पत्र जनजातीय या आदिवासी जो वनवासी समूह हैं उनके लिए लाने की आवश्यकता क्यों हुई? धीरे धीरे वनों की कटाई या वनों में अनाधिकृत प्रवेश के कारण जो वनवासी थे उनको अपनी ज़मीन से बेदखल होने की जो भावना थी वो बढ़ रही थी। साथ में जो वनों के अंतर्गत गौण उत्पाद हैं वन के, ठीक है, जैसे खाद हो, जैसे गाद हो गई, बांस हो गया, ठीक है, तेंदुपत्ता हो गया, ठीक है, इन सब की उपलब्धता से, ठीक है, बहुत सारी औषधीय जो दवाइयाँ हैं वो वनों के अंदर मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो वनों में रहने वाली जनजातियां हैं, जो आदिवासी समूह है जिसे हम पारंपरिक वनवासी समूह भी कहते हैं, तो उनके माध्यम से क्या होगा कि वनों का संरक्षण कराया जा सकता है। ठीक है, उनको उसी स्थान में रहेंगे तो वो उसकी देखभाल करेंगे और वनों को बढ़ाएंगे। तो वनों का जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धीरे धीरे जो जलवायु परिवर्तन का मामला है तो उसमें भी ये लोग सहयोग दे सकते हैं। और जो गैर इमारती लकड़ी है, उसके अलावा जो लघु वन उत्पाद हैं, इनके विक्रय के लिए जो खाद्य प्रसंस्करणों की बात की गई है, ठीक है, उनकी विपणन के लिए जो उनकी व्यापार करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए एक एजेंसी बनाने की बात की गई है। और ये सभी चीज़ें इस संयुक्त पत्र के अंतर्गत रखी गई हैं। और ये संयुक्त पत्र किसने जारी किया? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय, यानी कि आदि जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है उसने, साथ में उसके साथ में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये सभी सम्मिलित हैं। क्यों सम्मिलित हैं? इनका उद्देश्य यही है कि जो आदिवासी समुदाय हैं उनको वन संसाधनों के प्रबंधन में अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएं। हम बात करें वन संसाधनों की, ठीक है, कि वन संसाधन क्या है? तो वन तो आप समझते हो कि वन में पाए जाने वाली जितने भी संसाधन है, इमारती लकड़ी की बात करें, औषधियों की, कंद फल मूलों की बात करें, या अन्य जो लघु वन उत्पाद हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं, तो उनके ऊपर, उन पर अधिकार किसका बना रहे? वनवासी आदिवासी समुदायों का। इसके लिए ये संयुक्त पत्र जारी किया गया है। वो लघु वन उत्पाद हों या जो प्रमुख वन उत्पाद हों, वो दोनों प्रकार के वन उत्पादों पर आदिवासी वनवासी जो लोग हैं उनका अधिकार बना रहे। वहाँ की जो ज़मीन है उस पर उनका अधिकार बना रहे। जो पारंपरिक आदिवासी समूह है जो 75 वर्षों से उस जगह पे रह रहा है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये संयुक्त पत्र लाया गया। तो क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं वो जरा देख लेते हैं। संयुक्त पत्र के विषय में अगर हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि जो संयुक्त पत्र है ना, वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लाया गया। जो 2006 में वन अधिकार अधिनियम आया था उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लाया गया। अब इसमें कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां जो वनों में रहती हैं तथा अन्य पारंपरिक वन निवासियों की आजीविका में सुधार लाया जाएगा। कई बार ये होता है कि इस तरह के जो वन संसाधन होते हैं उसी पर जो वनवासी या आदिवासी समुदाय होता है उनका जीवन निर्भर रहता है। वो वहाँ की लकड़ी को बेच के नगद पैसा ले लेते हैं, वो बांस को बेचकर नगद आय प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही वहाँ से उनके जीवन यापन के लिए या हम कहें खाने की व्यवस्था भी वो जंगलों के ऊपर आश्रित रहते हैं, वनों के ऊपर वो पूरी तरह से आश्रित रहते हैं। तो उनकी जो आजीविका है उसमें सुधार लाने के लिए उनकी क्षमता का दोहन करने से संबंधित जो चीज़ें हैं वो बातें हैं इस जो संयुक्त पत्र उसमें रखी गई हैं। कहा गया है कि जो राज्य के वन विभाग हैं वो वन अधिकारों के दावों का सत्यापन करेंगे। ठीक है, कि भाई ये कोई आदिवासी या वनवासी समूह यहाँ रह रहा था तो वो रह रहा था कि नहीं, ये वन की जमीन है कि नहीं, इसका सत्यापन राज्य के वन विभाग करेंगे। ठीक है, शामिल जो वन भूमि होगी उसकी मैपिंग करेंगे। ठीक है, मैपिंग करने के बाद जितने भी ये साक्ष्य होंगे वो जुटाएंगे, आवश्यक साक्ष्यों का प्रावधान होगा, जितना रिकॉर्ड होगा, जो अभिलेख होगा उसका प्रमाणीकरण करेंगे राज्य के वन विभाग। ठीक है, संयुक्त क्षेत्र का निरीक्षण, जागरूकता सृजन आदियों का कार्य करेंगे। संयुक्त पत्र में इस तरह की बातें की गई कि हम देखेंगे कि ये एरिया जो है वो वन विभाग के अंतर्गत आता है, यहाँ पर अन्य पारंपरिक वनवासी समूह रह रहा है या आदिवासी अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं और बहुत दिनों से रह रही हैं, तो पूरी मैपिंग की जाएगी। मैपिंग इसलिए की जाएगी कि जब उस वन क्षेत्र का प्रयोग किया जाएगा संसाधन के रूप में, यानी कि वहाँ से इमारती लकड़ी, गैर इमारती लकड़ी, औषधि या अन्य चीज़ें जब निकाली जाएंगी, उनका प्रसंस्करण किया जाएगा, उनका विपणन किया जाएगा, तो हमारे पास एक डाटा तो हो
कि इस क्षेत्र में इतने लोग रहते हैं जो इसकी देखभाल करने के लिए उत्तरदायी हैं या इनके अधिकार के तहत ये जगह आती है, तो इसके लिए ये व्यवस्था की जाएगी। देश भर में क्या होगा कि वन अधिकारों की जो मान्यता है उसकी कमी देखने को मिल रही थी। इसके कारण जो लोग थे, आदिवासी लोग, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी जो भूमि है उससे हमें बेदखल कर दिया जाएगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे थे, सरकार लीज पे ज़मीन दे रही थी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो छतरपुर का वक्सवाहा जंगल है, वहाँ पे हीरे की खदान जो है उसके लिए जंगल दे दिया गया है। तो 5-6 लाख जो पेड़ है वो काटे जाएंगे। अब जब पेड़ काटे जाएंगे तो वहाँ रहने वाली जनजाति समूह होगा, उसका विस्थापन किया जाएगा, उसको बेदखल कर दिया जाएगा उस भूमि से, कुछ मात्र मुआवजा देगा। पेड़ काटे जाएंगे जो जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होंगे जब पेड़ वहाँ से कट जाएंगे, और क्या निकाला जाएगा? हीरा। यानी कि आर्थिक वृद्धि के लिए, सरकार और कंपनियों के फायदे के लिए पर इस तरह का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से जो कमी थी या सुरक्षा की जो भावना थी वो मन में आ रही थी। तो उसी को दूर करने के लिए संयुक्त पत्र में बात की गई कि हम इस तरह से योजना बनाएंगे कि उनका जो जीवन है उसको भी विधिवत कर सकें और उनकी जो आजीविका के साधन है उनका उचित प्रयोग, उचित दोहन कर सकें। ठीक है। राज्य के वन विभाग द्वारा क्या किया जाएगा? जो मूल्य श्रृंखलाओं का संवर्धन होगा उसके लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। परियोजनाओं में क्या होगा कि जो तेंदुपत्ता है या अन्य जो संसाधन है वनों के, उनके प्राथमिक संग्राहकों के लिए क्षमता निर्माण किया जाएगा। या वनों की कटाई होती तो कटाई के नए नए जो तरीके हैं उनको देखा जाएगा। ठीक है। गैर इमारती वन उत्पादों का भंडारण, अगर गोंद की बात करें या अन्य उत्पादों की हम बात करें, रेजिन की बात करें, डाई की बात करें, तो जिनको लंबे समय तक रखना है, ठीक है, क्योंकि आदिवासी क्या करते हैं, तोड़ के लाए और बेच दिया, बेच के लाए, नहीं रखा तो खराब हो गया कई दिनों तक। लेकिन एक लंबे समय तक रखना है उस चीज़ को, उसके विपणन, मार्केटिंग और उसके बेचने के लिए, तो उसके लिए भंडारण जरूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए प्रसंस्करण जरूरी है, और पूरी की विपणन प्रक्रिया जो है उसकी देखरेख होगी राज्य के वन विभाग के द्वारा। इस संयुक्त पत्र में इस बात को कहा गया है। ठीक है। विशिष्ट गैर लकड़ी उत्पादों की बात करें तो जो इनकी आपूर्ति श्रृंखला होगी, इसके लिए जो एक नोडल एजेंसी है उसके बनाने की बात की गई है। और नोडल एजेंसी में जो ट्राइफेड है उसकी बात की गई है कि जो ट्राइफेड है ये नोडल एजेंसी रहेगा। अब इसको डेवलप किया आयुष मंत्रालय ने, है ना, और लघु वनोपज संघों द्वारा, वन धन केंद्रों द्वारा, इन सभी के माध्यम से इस नोडल एजेंसी को बनाया गया ट्राइफेड को। तो ट्राइफेड नोडल एजेंसी होगी जो इस पूरी प्रक्रिया को देखेगी। क्या देखेगी? कि भंडारण कैसे हो रहा है, उसका प्रसंस्करण कैसे हो रहा है और विपणन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इसके लिए जो ट्राइफेड रहेगी वो क्या रहेगी? इसकी नोडल एजेंसी रहेगी। ठीक है। अगर हम वनवासी, आदिवासी और लघु वन उत्पादों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो भाई आदिवासी और अन्य वनवासी जो लोग होते हैं वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करते हैं। देखो, अन्य वनवासी, अन्य पारंपरिक वनवासियों की जब बात आती है तो ऐसे वनवासी जो 75 वर्षों से अधिक, जिनकी 3 पीढ़ियां वनों में उसी स्थान पर रह रही हो, उस भूमि को जोत रही हो, तो ये लोग क्या करते हैं? जैव विविधता के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और वन्य क्षेत्र को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन की दिशा में प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए इनकी बात की गई है। वही ना कि जब कोई जगह, जैसे हमारी अगर कोई पैतृक जगह होती है तो हम उसको बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाते हैं, हमें लगता है ये जगह हमारी है तो हम इसकी देखरेख अच्छे से करें। तो इसी प्रकार से जब इस प्रकार के वनवासी या आदिवासी वनवासियों को उनकी जगह पर सुरक्षित रखा जाएगा, उनके अधिकारों को और बढ़ाया जाएगा, तो अपने स्थान को और अधिक अच्छा रखेंगे, तो जैव विविधता वहाँ पर पनपेगी। वो अपनी पूरी जितना इलाका उनका होगा उसको और बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी तो यही है, क्योंकि वो पूरी तरह से वनों पे आश्रित रहते हैं, तो वनों को और लगाएंगे, वो पेड़ लगा के और बड़ा वन क्षेत्र बनाएंगे, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए या जैव विविधता के लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये उनकी बात। आदिवासी न केवल अपनी आजीविका हेतु वनों पर निर्भर रहते हैं, बल्कि उनकी परंपराएं पे वनों से जुड़ी होती हैं। बहुत सारी आदिवासी जो आबादी होती है वो किसी न किसी वृक्ष को अपना देव मानती है। जैसे गौड़ आदिवासी की बात करें तो वो साज का पत्ता, साज का वृक्ष होता है जो, उसको पूजते हैं, उसमें अपने बूढ़ा देव की जो वो है वो मान्यता रखते हैं कि हमारा देवता जो है इसमें निवास करता है, तो उसका संरक्षण करते हैं, उसको काटते नहीं। बहुत सारे आदिवासी समूह जो स्थान होते हैं उसको जोतते नहीं, उसकी जुताई नहीं करते हैं, जिसमें वो झूम खेती वगैरह करते हैं, वो धरती को माँ मानते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ की कटाई वटाई रुक जाती है। तो वो जीविका आजीविका के हेतु तो वनों पर निर्भर हैं, साथ ही जो परंपराएं हैं उनसे दिल से जुड़े हैं, और इस आधार पर वो इन सब चीज़ों को और बढ़ाते रहेंगे, जिससे हमारा जो है जैव विविधता का संरक्षण होता जाएगा।
अगर हम बात करें गैर इमारती वन उत्पादों की या लघु वन उत्पादों की, जिनके संरक्षण की बात की गई, जिनके विपणन की, जिनके प्रसंस्करण की बात की जा रही संयुक्त पत्र में, ठीक है। तो इसमें देखो गैर लकड़ी वन उत्पादों के अंतर्गत शामिल क्या होता है, बांस, बेंत, चारा, पत्ते, गोंद, मोम, डाई, रेजिन और कई प्रकार के भोजन। भोजन कौन से, वही जंगली फल, शहद, लाख, टसर आदि, ये इसमें शामिल होते हैं लघु वन उत्पादों में। तो इनको निकालना वहां से, फिर इनका भंडारण करना और भंडारण के बाद इनको बाजार में ले जाना, यानी कि विपणन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी, ठीक है। आदिवासियों की बात करें तो भोजन, फलों, दवाओं और अन्य उपभोग की वस्तुओं का जो एक बड़ा हिस्सा है वो वनों से प्राप्त करते हैं ये लोग, ठीक है। वनों से प्राप्त करते हैं और इनकी बिक्री के माध्यम से नगद आय भी प्राप्त करते हैं। वही बात कि खाने पीने की व्यवस्था तो इन्होंने कर ली, साथ ही अगर बाजार में ले गए तो थोड़ी बहुत इनकी आय भी हो जाती है, और उस आय से ये बाकी की जो भौतिक संसाधन है या अपने बच्चों की शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें उस पर खर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जब हम गैर इमारती लकड़ी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आगे औषधि और सुगंधित पौधों की बात करते हैं जो कि हमारे दवाइयों के लिए काम आते हैं, मेडिकल की बात आती है, तिलहन की बात करें, फाइबर तथा प्लास या रेजिन की बात करें, खाद्य पौधों में बांस और घास से वर्गीकृत किया गया उनको। तो इस प्रकार की जो गैर इमारती लकड़ी है, ठीक है, वो भी फायदेमंद कहाँ है, वनों के आदिवासियों के लिए। और इसका जब विक्रय होगा, इसका जब भंडारण किया जाएगा तो नोडल एजेंसी जो ट्राइफेड रहेगी उसको विश्व स्तर पर पहचान बनाएगी, ठीक है। तो आदिवासियों की जो जमीन है वो उनके पास बची रहेगी, ठीक है। साथ ही उनके जो अधिकार हैं और बड़े होंगे। सरकारों ने वनवासियों के संरक्षण के लिए या उनकी आबादी को व्यवस्थित संरक्षित रखने के लिए कई पहलें और शुरू की थी। इनमें सबसे पहली पहल अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए वन अधिकारों की बात की गई थी वर्ष 2006 में। वन अधिकार अधिनियम लेके आए थे 2006 में, ठीक है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की बात की गई जहां पर उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। और सभी प्रकार विगत कक्षा में हमने देखा था कि हमने माइक्रोसॉफ्ट और एकलव्य और आश्रम विद्यालयों के बीच में जो समझौता हुआ था उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ में शिक्षित करने का, तो बहुत बड़ा कदम था, तो वो भी यहाँ से उठाया जा रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री वन धन योजना, ठीक है, वन धन योजना में यही था कि जो वनों की लघु वन उत्पाद हैं उनकी प्रसिद्धि के लिए काम किया जाए, साथ में जो आजीविका के साधन हैं उसको और बढ़ाया जाए। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसको भी वन क्षेत्रों के आदिवासियों तक ले जाने की बात की गई थी। कौशल प्रबंधन की बात की गई थी कौशल मंत्रालय के तहत, वो भी वनवासी क्षेत्रों में ले जाने की बात की गई थी प्रधानमंत्री वन धन योजना के माध्यम से। वहीं स्थानीय स्वशासन में अनुसूचित जनजातियों के जनप्रतिनिधियों के लिए क्षमता सृजन कार्यक्रम, मतलब आरक्षित सीटों की बात की गई है स्थानीय निकायों में या वन क्षेत्रों में। जब पंचायती राज अधिनियम आया तो एक विशेष प्रकार का पंचायती राज अधिनियम अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए भी आया है, ठीक है। तो ये बातें की गई हैं इस अधिनियम, इस संयुक्त पत्र के माध्यम से, और साथ में ही जो वनवासियों के लिए अन्य पहलें देखी गई हैं वो इस प्रकार की हैं। अगर इन पहलों में हम देखें तो वन अधिकार अधिनियम जो 2006 है वो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो वन अधिकार अधिनियम जो है इससे हमेशा एक ना एक प्रश्न आता रहा है, ठीक है। जो अधिनियम आया था, ठीक है, वो पीढ़ियों से जंगलों में निवास कर रहे वन विस्थापितों, ठीक है, वन स्थापितों की बात कर रहा था जो अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आते थे, या अन्य पारंपरिक वन विस्थापितों की बात कर रहा था, ठीक है। तो उनके वन भूमि अधिकारों को मान्यता और व्यवसाय को मान्यता देने के लिए अधिनियम आया गया था जिससे उनके अधिकार और बढ़े। और इन अधिकारों की जब बढ़ोतरी हुई, ठीक है, इस अधिनियम के तहत बढ़ोतरी हुई तो यह उस सदस्य या समुदाय के द्वारा किया जा सकता है जिनकी कम से कम 3 पीढ़ियां, यानी कि वही 75 वर्ष की आयु से पहले, मतलब 75 वर्ष तक वो व्यक्ति उस जगह पर निवास कर रहा हो या अपनी जीविका की जरूरतों की पूर्ति वनों से कर रहा हो, ठीक है। ये बात हुई थी। और कब से? 13 दिसंबर 2005 से पहले तक, क्योंकि अधिनियम लागू हुआ 2006 में, आया 2006 में, और बात की गई थी कि 13 दिसंबर 2005 से पहले तक अगर इस तरह का कोई उस वन भूमि में निवास कर रहा है तो उसे वनवासी माना जाएगा और उसे वन अधिकार अधिनियम के तहत ही अधिकार प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इस अधिनियम के माध्यम से अगर मुख्यतः से हम बात करें, ठीक है, तो इसने 4 जो अधिकार हैं वो लोगों को दिए, मतलब अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वनवासियों की बात करें तो उसने 4 जो अधिकार है प्रमुखता से दिए। पहला है शीर्षक अधिकार,
ठीक है। शीर्षक अधिकार ये देता है भूमि के स्वामित्व का, यानी कि 4 हेक्टेयर की बात करता है कि कोई व्यक्ति जो बहुत दिनों से किसी भूमि को जोत रहा है तो वो ऐसे की होगी, उसके ही स्वामित्व की होगी, और ये अधिकतम सीमा कितनी होगी, 4 हेक्टेयर, यानी कि 4 हेक्टेयर तक भूमि उसके पास रहेगी, वो उसी का मालिकाना हक है यदि वो लंबे समय तक, यानी कि वो 13 दिसंबर 2005 से पहले तक उस भूमि को उपयोग कर रहा हो तो उपयोग कर रहा है तो ठीक है। राहत और विकास संबंधी अधिकारों की बात की गई। जब कोई वन क्षेत्र को सरकार के द्वारा अधिकृत किया जाएगा किसी परियोजना के लिए, या बांध बनाने पर वो वन क्षेत्र जो है डूब में चला जाता है, तो उनके राहत और पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। उनको जब तक पुनर्वास नहीं कर दिया जाएगा, उनको व्यवस्थित दूसरे स्थान पर नहीं रख दिया जाएगा, जब तक उनको अवैध रूप से वहाँ से उनको विस्थापित नहीं किया जा सकता। यह अधिकारों की पुष्टि 2006 का अधिनियम करता है, ठीक है। तो राहत और विकास संबंधी अधिकारों के तहत उनको फिर बाकी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। उपयोग संबंधी अधिकारों की बात की गई। जब जिस क्षेत्र में जो आदिवासी या अन्य पारंपरिक वनवासी लोग निवास कर रहे हैं उस क्षेत्र में उनको लकड़ी काटने की जो अधिकार है वो मिलेगा। जो लघु वन उत्पाद है उनको बेचने का, उनको निकालने का उनको अधिकार होगा। इससे उपयोग संबंधी अधिकार मतलब वो जमीन उनके पास रहेगी, उसका स्वामित्व भोगेंगे वो। और वन प्रबंधन संबंधी अधिकार, ठीक है। जब वनों के प्रबंधन की बात होगी, वन समितियों की बात होगी, तो इसमें उनकी भागीदारी ली जाएगी। तो इस प्रकार से जो 4 अधिकार हैं वो वन अधिकार अधिनियम 2006 के माध्यम से उनको प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा संयुक्त पत्र जो जनजातियों और आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए लाया गया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले विषय, अगले आज की चर्चा के तीसरे और सबसे आखिरी विषय की, यानी कि भारत में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। भारत में जो तंत्रिका संबंधी विकार हैं उसके लिए एक डेटा आया, ठीक है, एक आंकड़ों की विश्लेषण किया गया। और इस विश्लेषण के बाद ये देखा गया कि भारत में जो रोगों की अगर हम बात करें तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार जो हैं वो 10% योगदान रखते हैं। जितनी भी बीमारियां हैं भारत में, अगर राज्यवार देखें, हम पूर्वी या पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, पश्चिम बंगाल उड़ीसा की तरफ, तो यहाँ पर जो दर है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अत्यधिक जो दर है वो सिरदर्द की बीमारी की बात करें, मिर्गी की बात करें, मेनिंजाइटिस की बात करें या अन्य रीढ़ की हड्डी की चोटों की बात करें, तो ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और इस पर एक विधिवत तरीके से जो आंकड़ा देखने को निकल के आया है वो निकाला है किसने, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ। इसमें एक प्रकाशित रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में 1990 से लेकर वर्ष 2019 तक, 1990 से 2019 तक के आंकड़ों का विधिवत तरीके से विश्लेषण किया गया और प्रकाशित किया गया, जिसमें देखा कि भारत में जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि तंत्रिका तंत्र से संबंधी जो विकार हैं या जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, उनका योगदान जो है वो बढ़ रहा है। यह जो अध्ययन था वो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2019 का एक प्रकार था, ठीक है, इसमें किया था, जिसे भारत के साथ अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंडिया स्टेट लेवल डिवीजन वर्णन इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया था भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। और ये जो इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव था, ठीक है, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के साथ साथ इसमें जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च थी उसने भी इसमें सहयोग किया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी मदद की, तो ये संयुक्त था। और इस सभी ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की और वर्ष 1919 से 2019 तक तंत्रिका तंत्र संबंधी जो मामले देखे गए तो उसमें पाया कि भारत में ऐसे मामलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, होता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि तंत्रिका तंत्र से ही पूरा शरीर जो है उसका संचालन किया जाता है। यानी कि अगर मैं उंगलियां घुमा रहा हूं, मैं सर को यहाँ वहाँ घुमा रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र के साथ मस्तिष्क से जुड़ी हुई चीजें इनको ऑपरेट करती हैं, ठीक है। तो जब हम बात करें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की, यानी कि वो तंत्रिका संबंधी विकारों की, तो यह जो है वो केंद्रीय और परधीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो उससे संबंधित रोग है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां होती हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो जाती है, कपाल तंत्रिकाओं से संबंधित, परिधीय तंत्रिकाओं से संबंधित, तंत्रिका जोड़ों से बात करें या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करें या न्यूरोमैस्कुलर
जंक्शन की बात करें या मांसपेशियों से संबंधित रोगों की बात करें तो इन सभी को तंत्रिका संबंधी विकार या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है। ठीक है, मस्तिष्क की चोट हो या कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े वृद्धों तक वो जो है उनको पेशाब की समस्या होती है, उनको पता ही नहीं होता है कि पेशाब आ गई है और वो बैठे लेटे लेटे पेशाब कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तंत्रिका तंत्र जो सूचना उनको भेजता था या संवेदनशीलता जो प्रदान करता था वो नहीं दे पा रहा है। किसी चोट की वजह से हो सकता है या अन्य किसी खाने पीने की बात की वजह से हो सकता है या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है या प्रदूषण की वजह से हो सकता है। तो ये जो सभी बीमारियां हैं वो किन्हीं के ना किन्हीं कारण, ये जो तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां हैं इनको 2 से 3 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। अगर हम बात करें गैर संचारी तंत्रिका संबंधी विकार, ठीक है, गैर संचारी तंत्रिका संबंधी विकारों में देखें तो स्ट्रोक, सिरदर्द, मिर्गी, ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाते हैं, स्ट्रोक, सिरदर्द, मिर्गी, सेरेब्रल पालिसी, अल्जाइमर जो भूलने की बीमारी होती है धीरे धीरे, और मस्तिष्क एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कैंसर। ठीक है, ये इसमें शामिल है। पार्किंसन रोग की बात करें, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें या मोटर न्यूरॉन रोग की बात करें, ये सभी के सभी जो हैं वो कैसे हैं, गैर संचारी तंत्रिका संबंधी विकार। तो वहीं संचारी तंत्रिका संबंधी विकारों की बात करें तो इंसेफेलाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस और टेटनस, ठीक है, ये कौन से हैं, ये संचारी तंत्रिका संबंधी रोग हैं जो फैलते हैं। जैसे कुछ लोहा वोहा लग गया तो टेटनस हो गया, वो धीरे धीरे पूरे तंत्रिका तंत्र को खराब कर देता है। ठीक है, बाकी के ये रोग हैं जो गैर संचारी तंत्रिका सिरदर्द एक बहुत बड़ी समस्या है, माइग्रेन एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंतर्गत, मिर्गी बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और जब माइग्रेन की हम बात करते हैं तो माइग्रेन जो है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है। वयस्क महिलाओं में इसका जो देखा गया है तो तीव्र इसकी वृद्धि जो दर है वो भी तीव्र है और प्रभावित करने की जो दर है वो भी अधिक है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में। इसके अलावा कई बार ये देखा गया कि चोट लगने के कारण जो रीढ़ की हड्डी है उसके कारण जो अन्य बीमारियां आती हैं तंत्रिका तंत्र संबंधी वो भी आ जाती हैं। तो ये तो कॉमन है, मतलब ये दोनों तो सामान्य। इसके अलावा चोट लगने से भी कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय के लिए तंत्रिका तंत्र उनका खराब हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें या हम परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ये सभी जो बीमारियां हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या तंत्रिका संबंधी विकार मानी जाती हैं। जब इस रिपोर्ट का अध्ययन किया गया प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, तो देखा कि भारत में इस तरह के रोग जो हैं वो 10% योगदान रखते हैं। अब यहाँ योगदान जैसा शब्द अगर हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार शायद काम के हैं, लेकिन काम के नहीं। जितने भी रोग हैं उनमें 10% जो रोग हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि तंत्रिका संबंधी विकार भारत के अंतर्गत। और देश में गैर संचारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो इसका बोझ जो है वो बढ़ रहा है, मुख्य रूप से जनसंख्या की उम्र बढ़ने के कारण बढ़ रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसी तरह से ये रोग जो हैं उनकी जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है भारत में, अगर हम इस डेटा का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, डेटा ये कहता है कि कुल विकलांगता समायोजित जीवन वर्षों की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ जो विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष से आशा ये है कि आप मरने से पहले या किसी व्यक्ति की मौत से पहले तक का उसने इस बीमारी के साथ जितना जीवन बिताया है। ठीक है, यानी कि उसको कोई बीमारी हो गई तंत्रिका संबंधी विकार, गैर संचारी तंत्रिका हो या संचारी हो या चोट लगने के कारण, तो उसने जितना समय इस बीमारियों के साथ में गुजारा है उसकी बात करें तो वही उसी को कहते हैं हम विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष। तो इसके जब डेटा का विश्लेषण किया गया तो 1990 में जो 4% था तंत्रिका संबंधी विकार में, 1990 में 4% था, वो अब दुगना हो गया है और 2019 में यह 8.2% हो गया। ठीक है, चोट से संबंधित न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो जो 1990 में 0.2% था वो बढ़ के अब 0.6% हो गया। तो ये वो उम्र है जो व्यक्ति इन रोगों के साथ व्यतीत कर रहा है। अगर किसी को सरदर्द की बीमारी है तो उसका पहले इस तरह की आबादी 4% थी, अब बढ़ के हो गई 8%, 8.2%। चोट से लगने के बाद जो जीवन यापन था 0.2 था, अब 0.6 हो गया। ठीक है, जबकि संचारी रोगों की अगर हम बात करें तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसका बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अन्य सभी आयु के समूहों में गैर संचारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सबसे अधिक
बढ़ रहा है, ठीक है, जिसमें वही हम स्ट्रोक की बात करें, सिरदर्द की, मिर्गी की बात करें, पेरिफेरल्स की, सेरेब्रल पॉलिसी की बात करें, तो ये बढ़ते ही इसमें जा रहे हैं, ठीक है। और जो समायोजित वाला जो जीवन वर्ष है उसका भी डेटा जो हमें देखने को मिला है। अगर राज्यवार की बात करें तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मामलों में अगर वही विकलांगता समायोजित जीवन वर्षों की बात करें, ठीक है, तो देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों, कौन कौन से राज्य इसमें, तो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा और असम, यहां पर इस प्रकार की जो दर है वो सर्वाधिक। विकलांगता समायोजित जीवन वर्षों की बात करें किसमें, हम पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा और असम में, तो ये जो दर है वो उच्चतम है, मतलब सबसे अधिक ये राज्यों में दर देखने को मिली। यदि 2019 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में संचारी तंत्रिका तंत्र संबंधी विकारों की बात करें तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो आपने सुना ही होगा एंसेफेलाइटिस की कितनी बड़ी बीमारी के रूप में ये बढ़ा था, और उसके पहले जब सांसद थे योगी आदित्यनाथ तो वो बार बार संसद में भी इस मामले को उठाते थे, ठीक है। मेनिंजाइटिस की बात करें, टिटनेस की बात करें, यानी कि विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष की बात करें तो ये जो दर है वो कहां पर ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड जैसे राज्यों में, वर्ष 2019 के आंकड़ों की बात, ठीक है। 2019 में अगर भारत के दक्षिण राज्यों की हम बात करें, दक्षिण राज्यों की, जिनमें कौन कौन शामिल हैं, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, इसके बाद पश्चिम वो गोवा, और उत्तर में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो यहां पर जो है वो न्यूरोलॉजिकल स्थिति में विकलांगता समायोजित जीवन वर्षों की जो दर है वो सर्वाधिक, ठीक है। कहां पर, दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु, केरल, अगर पश्चिम की बात करें तो गोवा, उत्तर में बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में। न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है यहाँ पर इनकी जो दर है वो क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये राज्यवार एक आंकड़ा हमें देखने को मिला, ठीक है। अगर हम बात करें प्रमुख मस्तिष्क संबंधी विकारों की, ठीक है, ऐसे विकार इनकी पहचान बहुत आवश्यक है। हम पढ़ रहे हैं छोटे बच्चे तो उनका सर दर्द कर रहा है, काम करने वाली कामकाजी महिला उनका सिर दर्द कर रहा है, स्ट्रोक हो गया या ब्रेन हेमरेज हो गया या अन्य कोई बीमारी जो तंत्रिका तंत्र संबंधी है। जैसे हम बात करें स्ट्रोक, सिर दर्द विकार, मिर्गी भारत में स्नायिक विकारों के बोझ में प्रमुख योगदान करता है। सर्वाधिक मामले इसी चीज के आते हैं, चश्मे बन रहे हैं लोगों को, लेंस लग रहे हैं, सर दर्द की लंबे समय तक उनको बीमारियां पकड़ में नहीं आ रही। कई बार ये रहता है कि कुछ काम कर रहे हैं, सर दर्द करने लगा, उन्होंने कहा चाय पी लो सर दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा तनाव लिया सर दर्द होने लगा, कोई पेपर में पास नहीं हुआ सर दर्द होने लगा, उसका पढ़ने में ही मन नहीं लग रहा, सर दर्द हो रहा है। तो देखते हैं कि कई बार डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उस बीमारी को समझते नहीं हैं, तो लंबे समय में एक बहुत जोखिमपूर्ण बीमारी बन जाती है, ठीक है। गैर संचारी तंत्रिका संबंधी विकारों में देखें तो स्ट्रोक जो है भारत में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण हो गया है। डिमेंशिया या मनोभ्रंश की बात करें तो ये अत्यधिक तीव्र गति से प्रसारित होने वाला तंत्रिका संबंधी रोग बन गया है भारत के अंतर्गत, और स्ट्रोक तो मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण हो गया है, ठीक है। सिरदर्द की बात करें तो प्रत्येक 3 में से 1 भारतीय को सिरदर्द प्रभावित कर रहा है। मैंने अभी वही चर्चा की कि जो सिरदर्द है ना वो हर किसी को ही हो रहा है और उसे लोग समझ नहीं रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रमुखता के संदर्भ में उपेक्षित किया जाता है, मतलब हम इसे बड़े रोग के रूप में देखते ही नहीं है, लेकिन हर 3 में से 1 व्यक्ति भारतीय सरदर्द की बीमारी से परेशान है, ठीक है। कुछ चाय पी के ठीक कर लेते हैं, कोई दूसरे लोगों से अपनी बातें बता के ठीक कर लेते हैं, कोई सो के ठीक कर लेता है, कोई सस्ती वाली दुकानों से पेन किलर खा के ठीक कर लेता है, लेकिन जो एक गंभीर बीमारी के रूप में उसे देखते नहीं है। माइग्रेन की अगर हम चर्चा करें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ही अत्यधिक प्रभावित करता है, और खासकर कामकाजी आबादी में। और माइग्रेन तो एक बहुत विकट समस्या है क्योंकि इसका इलाज भी नहीं मिल पाया अभी पूरी तरह से। पता चला अच्छा खासा वातावरण था, परिवार के साथ बैठा हुआ व्यक्ति है और अचानक से उसे माइग्रेन हो गया, उल्टियां करने लगा, वो सर दर्द हो रहा है, उसको इरिटेशन हो गया बहुत ज़्यादा, और वो कहीं मतलब कुछ भी करने लगता है, ऐसा लगता है कि अब मर ही गया माइग्रेन जैसी स्थिति में। तो लेकिन वही है कि उसको कोई देख रेख नहीं कर रहा है, उसको विधिवत तरीके से सरकारों के द्वारा उसे नहीं देखा जा रहा। ये जो कारक हैं, अगर इन सब बीमारियों की अगर हम बात करें, ज्ञात कारकों की बात करें, ठीक है, तो अत्यधिक तनाव हो गया, बोझ हो रहा है किसी काम का, उक्त रक्तचाप की बात करें, वायु प्रदूषण की, आहार संबंधी जोखिमों की बात करें, प्लाज्मा ग्लूकोज या उच्च बॉडी मास इंडेक्स की बात करें, तो ये सभी वो जोखिमपूर्ण कारक हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए जिनको हम जानते हैं, या इनके कारण तंत्रिका संबंधी बीमारियां जो हैं वो भारत में देखने को मिल रही हैं, ठीक है। हम बात करें कि इनसे दूर कैसे किया जाए, इन बीमारियों की रोकथाम कैसे की जाए, यानी कि आगे की राह क्या हो, तो राह तो यही है कि ऐसी बीमारियों पे अनुसंधान हो,
अनुसंधान होने के बाद जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए प्रत्येक राज्य में जो इस तरह की जो जहां दर सर्वाधिक देखी गई है उन राज्यों की बात करें तो वहां अनुसंधान, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए इकाइयों की तैयारी करे, उनकी निर्माण करे और पूरी तरह से राज्य सरकारों के समन्वय के साथ साथ में जो तंत्रिका विज्ञान संबंधी सेवाएं हैं उनकी पूर्ति करे। यानी कि तंत्रिका विज्ञान सेवाओं की योजनाओं में इस अध्ययन में प्रत्येक राज्य में तंत्रिका संबंधी विकारों के बोझ को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने, शीघ्र पहचान करने, लागत प्रभावी उपचार और अन्य प्रयासों के बीच पुनर्वास का आह्वान किया गया है। ठीक है, और सरकारों को ये ऐसा करना चाहिए कि भाई राज्य में ही इस तरह की बीमारियों को दूर कर दिया जाए। ठीक है, उन पे अनुसंधान किया जाए और तुरंत पहचान हो, शीघ्र पहचान, मतलब शुरुआती दौर में ही उस बीमारी को पकड़ लिया जाए। ठीक है, सिर दर्द हो गया, सिर दर्द जो है उसको क्या करना है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के रूप में सिर दर्द को पहचानना है। अब सिरदर्द जैसी बीमारी है उसको सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमारी के रूप में चिन्हित कर देना, जिससे जागरूकता बढ़े और उसका इलाज भी अच्छे से हो। इसे राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाना चाहिए सरकारों के द्वारा। तो जब गैर संचारी रोगों में ये आ जाएगा तो सरकार के द्वारा भी उस बीमारी पर काम किया जाएगा और ठीक है, राज्य सरकारें मिलकर फिर उस पर अच्छे से काम करेंगी। ठीक है, तंत्रिका विज्ञान कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, ये जो नर्वस सिस्टम है, उसके विज्ञान जो उसकी अनुसंधान है उसके कार्यबल को सुदृढ़ बनाने की बात की गई है कि भाई हम क्या करेंगे, प्रशिक्षित न्यूरोलॉजी कार्यक्रम की कमी को दूर करने के लिए तंत्रिका संबंधी विकारों को शीघ्र पता लगाने, लागत प्रभावी प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता है। कैसे होगी, तो वही अनुसंधान करेंगे, तुरंत पता लगाने के लिए कुछ मशीनों की जब जरूरत होगी तो उन्हें करेंगे, एक मैनेजमेंट अच्छा करें, सुरक्षित जन्म को बढ़ावा देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब माताओं का जब वो प्रसव काल चल रहा होगा तो उनको अधिकांशतः जो हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था है वो पूरी करेंगे, जिससे क्या होगा, सुरक्षित बच्चा जन्मेगा। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, शुरुआत से ही 1 से 2 साल के अंतर्गत ही इन बीमारियों से जकड़ जाते हैं या फिर माता भी जकड़ जाती है। तो सुरक्षित अगर जन्म होगा, सुरक्षित जन्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो इन बीमारियों के शुरुआती दौर में ही उनके लक्षणों पर उनकी रोकथाम कर ली जाएगी। ठीक है, सुरक्षित जन्म पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियां बनानी होंगी। ठीक है, प्रथाएं सिर की चोट और स्ट्रोक को रोकने से मिर्गी को रोकने में मददगार मिलेगी। ठीक है, सिर की चोट कम लगेगी बच्चे को, ठीक है, शुरुआती दौर में, तो मिर्गी या स्ट्रोक जैसी बीमारी हैं उनसे रोकथाम में मदद मिलेगी। ठीक है, तो सुरक्षित जो जन्म है उसको बढ़ावा देने की भी बात की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो था भारत में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए जो तंत्रिका संबंधी विश्लेषण आया, ठीक है, तो इसका हमने अध्ययन किया और देखा कि किस प्रकार से ये जो बीमारियां हैं बहुत जोखिमपूर्ण हो गई हैं और इनको शीघ्र ही इनको दूर करने की बात है। तो आज हमने विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, जनजातियों के लिए संयुक्त पत्र और हमने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि तंत्रिका संबंधी विकारों के संबंध में आने वाली रिपोर्ट या उनके विषय में जो सामाजिक मुद्दे थे उन पर चर्चा की। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अगले जो क्लास आएगी उसमें आपके सभी जो आपकी जिज्ञासाएं, जो भी प्रश्न हैं, उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सिर दर्द जैसी बीमारियों से दूर रखने के लिए जितना हो सकता है अपने आप को पढ़ाई में मन लगाइए आपका, और जितना खुश रह सकते हैं आप रहिए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।